1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। वर्ष 1886 से मनाया जा रहा है ये खास दिन। अमेरिका में शुरू हुआ था आंदोलन। मजदूरों के काम की समय सीमा रखी गई थी अधिकतम 8 घंटे। लेकिन कोरोना से अब मजदूर एक बार फिर मजबूर। काम तो दूर, करना पड़ रहा है पलायन। घरों की तरफ लौट रहे हैं श्रमिक। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुरुआत तब हुई थी जब श्रमिक वर्ग ने अपने अधिकारों की जंग जीती थी। श्रमिक वर्ग ने अपने शोषण के खिलाफ अमेरिका के शिकागो में अपने काम करने की समय सीमा 8 घंटे करने की मांग को लेकर आंदोलन किया था। इस बीच पुलिस ने मजदूरों पर गोली भी चलाई। लेकिन आज फिर श्रमिक वर्ग पर एक बड़ा संकट है। कोरोना काल बनकर श्रमिक वर्ग के सामने मुंह बाहे खड़ा है। देश और दुनिया में श्रमिक वर्ग में उथल पुथल का माहौल है। वो अपने घरों की तरफ पलायन को मजबूर हैं। श्रमिक वर्ग के सामने इतिहास में पहली बार ऐसी चुनौती आई है जब मजदूर वर्ग मजबूर तो है ही, साथ ही अपनी इच्छा से अपने घरों की तरफ जाने को मजबूर है। कोरोना खौफ में अब मजदूर को काम के बजाय जिंदगी की जंग लड़नी पड़ रही है। ये ऐसी घटना है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। देश में हैं लगभग 26 करोड़ पुरुष श्रमिक। इसकी 25% हैं महिला श्रमिक। देश की अर्थव्यवस्था में है मजदूर वर्ग का बड़ा योगदान। सरकार भी इस वर्ग के बारे में कर रही विचार। लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार हुआ श्रमिक वर्ग। अब व्यवस्था को पटरी पर आने में लगेगा वक्त। एक मजदूर देश के निर्माण में बहुमूल्य भूमिका निभाता है और उसका देश के विकास में खास योगदान भी होता है। किसी भी समाज, देश, संस्था और उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की खास भूमिका होती है, जिसको कोरोना काल में भी सरकार ने समझा। यहां तक कि अर्थशास्त्रियों ने भी इस वर्ग को सीधा लाभ देने की राय रखी थी, ताकि देश की आर्थिक व्यवस्था को जल्द दुरुस्त किया जा सके। हालांकि देश के श्रमिक संगठित कम और असंगठित ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी दुनिया के 80 देश इस दिन छुट्टी करके इस दिन को अपने दिन के रूप में मनाते हैं। भारत में भी मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत लेबर किसान पार्टी ने 1 मई 1923 से मद्रास में की थी। यूं तो फिलहाल कोरोना श्रमिक वर्ग के सामने चुनौती बनकर खड़ा है, लेकिन सरकारों के सामने बाल श्रम, पुरुष और महिला लैंगिक भेद, कम मजदूरी, मजदूरों का शोषण जैसी कई चुनौतियां हैं। इनसे सरकारों को पार पाना फिलहाल नामुमकिन सा नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में सबसे पहले मजदूर दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यही हमारा आज का एजेंडा। आपने मजमून देखा, कहां शिकागो से सफर तय हुआ। भारत में जब प्रेसिडेंशियल रूल थे तब मद्रास से इसका आगाज हुआ 1923 में। और आज मजदूर दिवस के कई मायने भी हुए, बदलाव भी हुए और कई तरह से हम ये कह सकते हैं क्रांति भी मजदूरों के लिए रही। अब तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो हमारे अतिथि हैं वह इस फील्ड को बहुत बारीकी से अपनी परख रखते हैं, बड़ी जानकारी रखते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सीपीएम नेता भंवर सिंह शेखावत जी हमारे साथ जुड़े हैं। एडटेक के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश दास श्रीमाली साहब जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा। 1923 का तो हमें बिल्कुल जानकारी नहीं है, लेकिन हम इतिहास जो देखते आ रहे हैं कि कैसे शिकागो से सफर 1886 में शुरू हुआ और उसके बाद में 1923 में मद्रास प्रेसिडेंशियल में भारत में
आया, मजदूरों की कई चीजों में बदलाव भी आया, कई आज भी उनकी समस्याएं मुंह बाए खड़ी में, आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। और मुझे लगता है हमने तो जो बैठे हुए हैं, या अगर 100 साल के इतिहास को देखें तो 2020 का मजदूर दिवस मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ियों तक याद रहेगा। आज मजदूरों की स्थिति या आम व्यक्ति की स्थिति, आज तो कोई फर्क ही महसूस नहीं हो रहा। सबसे बड़ा तो यही है कि रोजगार से ज्यादा उसको चिंता है कि मेरे घर तक मैं पहुंचूं, घर पहुंचने के बाद में उसको भविष्य की चिंता है। वर्तमान की चिंता किसी को नहीं है, वर्तमान में सिर्फ यही चिंता है कि मेरे गंतव्य तक मैं पहुंच जाऊं कैसे भी करके। तो बड़े आज के दिन में जो मायने बदले हैं मई दिवस के, मई दिवस में हर कोई यही कह रहा है, चाहे वो लीडरशिप किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, किसी संगठन से रखते हो, वो यही कहते हैं कि मजदूर हो चाहे आम जन हो, कैसे भी करके वो स्वस्थ रहें, अपने घर तक पहुंचे। पहले प्राथमिकता सभी की यही रह गई है। तो ये जो मई दिवस है मुझे लगता है कि हमेशा याद रहेगा, वर्षों तक याद रहेगा, कई पीढ़ियों तक याद रहेगा। लेकिन फिर भी हम चर्चा करेंगे कि मजदूरों के लिए इस तरह के मायने रहे, सरकारों के लिए। मैं हर मैनिफेस्टो को देखता हूँ कि मजदूर, किसान, बेरोजगार पहले पॉइंट में होते हैं कवर पेज के ऊपर, लेकिन वास्तव में जब सरकारें बनती हैं तो कितना ध्यान रख पाती हैं, एक बड़ा सवाल है। क्या एक्सपीरियंस अब तक है श्याम जी आपका मजदूरों को लेकर? देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले तो आज मजदूर दिवस है। आप और हम भी मजदूर की कैटेगरी में आते हैं, हम भी मजदूर हैं, इसलिए सबसे पहले तो मैं उनको सबको शुभकामनाएं दूंगा कि जितने मजदूर हमारे देश के हैं वो खुशहाल रहें, तो ही हमारा देश विकास कर पाएगा। बिना मजदूर के इस देश का विकास होना संभव नहीं है। ये विकास की धुरी कहलाते हैं, विकास की रीढ़ की हड्डी मजदूर कहलाता है। अगर मजदूर नहीं होगा तो ये देश विकसित नहीं हो पाएगा। इसलिए हम मजदूरों की अहम भूमिका इस देश के विकास में है। आपने सही कहा कि 1 मई 2023 को चेन्नई में पहली बार हमारे भारत में मजदूर दिवस के रूप में मनाया इसलिए था कि देखिएगा कि अमेरिका में जो सही बात है, जहां मजदूरों को 15 से 18 घंटे तक काम कराया जाता था, उसके विरोध को लेते हुए उन्होंने संगठित किया था। और जो लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान है, उसने इस मजदूर दिवस को राजस्थान में बनाया, हो गया हिंदुस्तान में चेन्नई में बनाया। तो उसके बाद अब दिखेगा कि आज का मजदूर किस संकट में पैदा हो गया है, किस संकट की स्थिति में है। उसको आज रोजी रोटी की समस्या तो है, लेकिन साथ साथ अपने घर पहुंचने की समस्या सबसे बड़ी विकट है। देखिए भारत में, देखिए जो संतोष गंगवार हैं, श्रम राज्य मंत्री, उन्होंने लोकसभा में एक बयान दिया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार तो हमारे 48 करोड़ 2 लाख मजदूर हैं, लेकिन आज की स्थिति में देखें तो 50 करोड़ संख्या में मजदूर हमारे भारत में मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में उस मजदूरों को जो स्थिति बनी हुई है, हम राजस्थान का ले लें, राजस्थान में 1,75,000 बाहरी मजदूर मौजूद है, और हमारे लोग हैं जो कि आपने देखा कि रजिस्ट्रेशन होते होते आज हम मान के चलेंगे प्रवासी और मजदूर दोनों की संख्या लगाएंगे तो 6 लाख से अधिक मजदूर हमारा बाहर भी आज मौजूद है। 20% भारत का मजदूर बाहर रहता है, जिसके 10 करोड़ है। भारत में 20% मजदूर बाहरी है, क्योंकि खुद के राज्य में उसको रोजगार नहीं मिल पाता, तो उसको रोजगार प्राप्त करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। और आज 10 करोड़ मजदूर विभिन्न जगहों पर बैठा हुआ है और वो घर पहुंचने में बड़ी तकलीफ में है। देखिएगा कि जब से लॉकडाउन हुआ और पैदल चलते हुए पहुंच रहा है, तो मैंने देखा आज 44 मजदूरों की मौत हो गई, वो घर नहीं पहुंच पाया, रास्ते में ही मर गया, या तो पैदल चलते हुए हो गया या सुसाइड कर लिया। वो ये एक बड़ी विडंबना का विषय। मैंने इसी वजह से कहा कि 1 मई का ये जो मजदूर दिवस 2020 का याद रहेगा। आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। पलायन करके ज्यादातर जो लोग रहे, 90% कह सकता हूं, उसमें मजदूर वर्ग के लोग थे। उन मजदूरों को एक भविष्य जब इस तरह से लगा कि ना मेरी जिंदगी रह सकती है और ना मेरी रोजी रोटी रहेगी, तो मेरे घर तक जैसे भी स्थिति में हूं मैं पहुंच जाऊंगा। मैंने कई लोगों से बात की, सूरत से पैदल आए कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं, आप रुके, आपके लिए जगह जगह व्यवस्था की हुई है। तो उनका साफ कहना था कि पता नहीं क्या स्थितियां बनेंगी, कम से कम हम अपने के बीच तो जाके दम तोड़ेंगे। मतलब एक तकलीफ जो उनकी थी। तो ये बात सही है कि जो लोगों की मौत हुई वह सिर्फ एक पीड़ा कह सकते हैं कि किस तरह की स्थितियां बनी ये देखे। लेकिन ये इस मायने में, इसके लिए हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ये एक महामारी है और महामारी में हम लोग भी जो बैठे हुए हैं, वह लोग भी एक तकलीफ की स्थिति से गुजर रहे हैं, मैनेजमेंट तकलीफ की स्थिति से गुजर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो सफर रहा मजदूरों का, मजदूर दिवस के मायने रहे, सिर्फ एक संगोष्ठियों में इसका जो सफर है वो तय रहने लगा।
तो कुछ इससे आगे बढ़ करके क्या वास्तव में ये कह सकते हैं कि 1923 में स्थितियां अलग थी, आजाद भारत जब हुआ 1947 में, उसके बाद में मजदूरों को ध्यान रखते हुए बड़ी स्थितियां बदल गई। क्रांति जो रही उसमें मजदूरों का भी बड़ा योगदान रहा है। कई ऐसे आंदोलन है कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मजदूर एकजुट हुए, चाहे वह वेस्ट बंगाल का आंदोलन हो या फिर मद्रास से हो या फिर मुंबई से हो। कई ऐसे आंदोलन है जिसमें मजदूरों का बड़ा योगदान रहा। तो ये कुछ कह सकते हैं कि वह जो बलिदान या योगदान था उसको आज भी सरकारें समझ पा रही हैं। देखिए योगेंद्र जी, आपने देखा कि पिछले दिनों में भारत सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो, मजदूरों को जिस प्रकार से दबाने का प्रयास किया, उनको जो स्वतंत्रता आजादी जिस प्रकार से पहले मजदूरी करने से बजाय आंदोलन कर लिया करता था। आपने देखा कि सबसे बड़ी तो लाल सलाम जो है, सामने भंवर जी बैठे हैं, कि मजदूरों के लिए संघर्ष बहुत होता था। वो संघर्ष की पीड़ाएं जो पहले होती थी वो अब नहीं है। मजदूर पहले के बनिस्बत दबा है, क्योंकि मैनेजमेंट इतना हावी हो गया है कि मजदूर को हक तो देना नहीं चाहता, उससे अपने फायदे के लिए काम कराना चाहता है। तो परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ है। देखिए कि आज की परिस्थिति में, देखिए आज जो आप कहेंगे कि जो कोरोना महामारी आ गई है, इसमें निश्चित रूप से मजदूरों को अपने आप को परिवर्तित करना पड़ेगा। आने वाली जिंदगी में उसको तकनीक से रूबरू होना पड़ेगा, नहीं तो वो आने वाली दिक्कतों को सहन नहीं कर पाएगा। देखिए बड़े बड़े कारखाने, कल कारखानों में आपको निश्चित रूप से, आप पढ़े लिखे नहीं है तो भी दिक्कत आएगी, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं होना बल्कि तकनीक का ज्ञान हो जाना वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए मैं वापस आ रहा हूं के पास में, मैं भंवर सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा। भंवर जी, कुछ मायने बदले हैं मजदूर दिवस के। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो क्रांति रही समय के साथ में मजदूर की सोच भी बदली है, मजदूर के काम करने के तरीके भी बदले हैं समय के साथ में। आज आईटी का युग है तो मजदूर भी उसी तरह से मशीनों को ऑपरेट कर पा रहा है। और लेकिन दो श्रेणी रही है, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। अभी भी जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनके सामने बड़ी परेशानी है। तो कुछ मायने बदले हैं अभी मजदूरों के, मजदूर दिवस के। मैं आपको कहना चाहूंगा कि दुनिया में 1886 से जब मजदूर दिवस के लिए पहली बार मनाया गया, उसका मुख्य उद्देश्य था 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन। क्योंकि मजदूर के काम के घंटे दुनिया में तय नहीं थे, तो उसी के लिए पहला संघर्ष ये शिकागो की मांस मंडी के मजदूरों ने शुरू किया, जो इतिहास में दर्ज है। उसके पहले भी मजदूर संघर्ष करते रहे, लेकिन उनका इतिहास में दर्ज हुआ नहीं। जब वहां पर लड़ाई शुरू हुई तो वही पुलिस का दमन, वही गोलियां और वही लाठियां मजदूरों को मिली, जेल मिली। उसके बाद में काफी आंदोलन लगातार चलते रहे। जब 1907 में सोवियत रूस में क्रांति हुई, वो क्रांति में जब वहां पर मजदूरों ने अपनी सरकार बना ली, तो पूरी दुनिया के पैमाने पर एक बहुत बड़ा बदलाव जो आने लगा और मालिकों को लगने लगा, पूंजीवादी देशों को लगने लगा कि मजदूरों को हमें कुछ अधिकार देने पड़ेंगे। जब आप जानते हैं पहले कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं थी, उसके बाद में मजदूरों के काम के घंटे तय होने लगे कि मजदूरों को 8 घंटे काम के दिए जाएं, उनको बोनस देने की बातचीत होने लगी, उनको सामाजिक सुरक्षा के नाम से उनका मेडिकल, उनका पीएफ का जो है होने लगा, उनको रिटायरमेंट पे ग्रेजुएटी की बात के रूप में कुछ पैसा देने लगे। तो ये कुछ कानून जो है वो आए। भारत के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे कि 1920 के समय पर जो बंबई था, हमारा कलकत्ता है, तो लाला लाजपत राय ने 1920 में सबसे पहला ट्रेड यूनियन बनाया था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसके लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे। उनका अंग्रेजों के खिलाफ भारी संघर्ष हुआ और आपको मालूम भी है कि लाहौर के अंदर लाला लाजपत राय पर अंग्रेजों की पुलिस ने, जब वो प्रदर्शन कर रहे थे मजदूरों के साथ, तो उनके ऊपर बहुत बड़ा हमला किया गया और उस हमले के बाद में उनका काफी खून बहा और उसके बाद में, उस हमले के बाद थोड़े दिनों बाद लाला लाजपत राय की मौत भी हो गई थी। लेकिन लाला लाजपत राय ने कहा था कि ये मेरा जो खून बहा है वो अंग्रेजों के ताबूत में आखिरी कील होगा और भारत आजादी लेके रहेगा हर कीमत पर। और उसके बाद में देश में बहुत बड़े मजदूर आंदोलन हुए। कोयले का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, कोयला मजदूरों का, जहां बहुत बड़ी कार्य की बुरी दशाएं थी। उसी तरह बंबई के कपड़ा मिलों का आंदोलन हुआ, चेन्नई में आंदोलन हुआ, अहमदाबाद में आंदोलन हुआ। तो भारत के आजादी के आंदोलन के अंदर मजदूरों ने बहुत बड़ा जो है लाला लाजपत राय के साथ मिलकर के उनकी अध्यक्षता में बहुत बड़ा सहयोग किया और अंग्रेजों को बैकफुट पे लाने का काम किया। जब ये
इधर से मजदूर आंदोलन खड़ा हो रहा था, उधर से जो है आजादी के स्वतंत्रता सेनानी अपना आंदोलन खड़े कर रहे थे। दोनों ने मिलकर आजादी की लड़ाई को बहुत मजबूत किया। लेकिन आज आप देखेंगे कि जिस लड़ाई को भारत में लड़ा गया 8 घंटे काम का जो संविधान में है, आज की सरकार उस 8 घंटे के काम को छीनना चाह रही है और अधिकतर कारखानों में छीन लिया गया है। अब आप देखेंगे कि स्थायी रोजगार समाप्त करके कारखानों में स्थायी काम पर असंगठित मजदूर यानी कैजुअल टेम्परेरी मजदूर को रखा जा रहा है। और मोदी जी ने तो उससे भी बदतर स्थिति देश में पैदा कर दी है। उन्होंने तो अब ट्रेनी मजदूर कर दिया है। ट्रेनी मजदूर का है कि साल भर के लिए उसको लेंगे काम पे, उसको एक स्टाइफंड देंगे, ना उसको सामाजिक सुरक्षा होगी, ना पीएफ होगा, ना ग्रेजुएटी होगी, ना ईएसआई होगी, और मालिक उसको हटा देगा। उसके बाद में वो कहीं भी जाएगा, उसकी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। तो आज देश में जिन चीजों को हम अंग्रेजों से लड़के हमने अधिकार लिए, वो अधिकार आज वापस छीनने का काम हो रहा है। आज मोदी जी की सरकार 12 घंटे काम करने का प्रयास कर रही है। और मैं आपको बता दूं, जहां यूनियन नहीं है वहां आज पूरे देश में 12 घंटे काम लिया जा रहा है। सिक्योरिटी के मजदूर जो पूरे देश में है, हर सिक्योरिटी कंपनी 12 घंटे उनसे काम ले रही है। जो ठेका मजदूर है, उन ठेकेदार सबसे 12 घंटे काम ले रहे हैं। ना उनका पीएफ काटते, ना उनको ईएसआई की सुविधा देते, ना कोई ग्रेजुएटी उनको रिटायरमेंट पे देते। मर्जी आती है तब निकाल देते हैं, मर्जी आती है जब उनको रख लेते हैं। अभी कोरोना की वजह से सबसे बड़ी अगर मार देश में अगर पड़ी है तो वो असंगठित मजदूर पर पड़ी है। जो हमारा कंस्ट्रक्शन का मजदूर है, जो कंस्ट्रक्शन में काम करता था, आज उसका काम बिल्कुल बंद हो गया। आपने बताया अभी 50 मजदूर घर जाने में मारे गए हैं। तो आज परिस्थितियां और विकट कर रही है हमारी सरकार इस मजदूर दिवस पे। तो ये मजदूरों के सामने आने वाला समय बहुत चैलेंज का समय है। अमर सिंह जी वापस आऊंगा। आने वाला समय मजदूर के लिए बड़ा चैलेंज का समय है। चाहूंगा श्रीमाली साहब, आपके पास आना चाहूंगा। मजदूरों का सफर बहुत लंबा है और ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में अगर ये कहा जाए कि मशीन 24/7 चलती है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है मजदूर। मजदूर केवल ये नहीं है कि तगारी उठा करके डालने वाला, जो काम कर रहे हैं वो मजदूर। अगर आज रन कर रही है जिंदगी हमारे विकास की, तो उसके पीछे कड़ी मेहनत है मजदूर। निश्चित रूप से मैनेजमेंट पैसा ये मायने रखता है, लेकिन उसकी मेहनत उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और यही बड़ी वजह है कि मुल्क चाहे विकसित हो चाहे विकासशील हो, उसमें सबसे अहम भूमिका मजदूर रखती है। इससे हम खारिज नहीं करते। लेकिन वास्तव में आप लोग हमारे साथ दो शख्सियत के रूप में बैठे हुए हैं जो पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं। आप लोग संगठन के स्तर पर बातें उठाते होंगे। निश्चित रूप से आपका बैकग्राउंड है वो लेबर स्ट्रगल से जुड़ा हुआ है। कितनी बात को तवज्जो दिया जाता है? मैनिफेस्टो तो हर पार्टी का मैं देखता हूं, लेकिन उसके बाद उसको तवज्जो उस तरह से मिल पाता है जो आप पाल करके रखते हैं। सर्वप्रथम तो मैं आपको माध्यम से मजदूर दिवस की सभी को बधाई देता हूं कि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि जो मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में जो मजदूरों ने जो क्रांति लाकर, जो मजदूरों ने जो नए आयाम दिए हैं, जो आज संघर्ष की नींव रखी गई, जिसके आधार पर आज मजदूर मूवमेंट पूरी दुनिया में पैदा हुआ है, उसको मैं आज उन शहादत दी हुई उन श्रमिकों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं। और यही कहना चाहता हूं कि जो आपने जो सवाल उठाया है, मैं इंटक के संगठन का राजस्थान का मुखिया होने के साथ साथ मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव हूं। कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद जितना मजदूरों के लिए काम किया है वो आपके सामने है। जो श्रम कानून बने हैं और जो कांग्रेस की सोच रही है कि हमेशा मजदूर को अपना हक मिले, अधिकार मिले, और आज उसी की परिणति है कि कांग्रेस की सरकार रहते हुए मजदूरों का जीवन स्तर ऊपर उठा है। लेकिन मैं ये भी संतुष्ट नहीं हूं कि 100% के हम मजदूरों की कायाकल्प हो गई है। अभी भी पिछले समय से हम काफी समय से सारी यूनियनें मिलकर संघर्ष कर रहे हैं और मोदी सरकार के खिलाफ हमारी लड़ाई 6 सालों से चल रही है। और उसमें इंटक संगठन के हमारे मुखिया आदरणीय रेड्डी साहब के नेतृत्व में पूरे सारी ट्रेड यूनियनों के लोग संयुक्त रूप से संघर्ष करके हमने 3 बार राष्ट्रव्यापी हड़ताल भी की है। तो हमारे वो मुद्दे हैं जो जिन मुद्दे पर वास्तव में सरकार को जो करना चाहिए वो नहीं कर पाई। और मैनिफेस्टो में जो आपने कहा, मैनिफेस्टो में जो कांग्रेस पार्टी चुनाव के समय में जो हम मजदूरों के इशू पार्टी के लेवल पे उठाते हैं उसको सम्मिलित किया है और कई मुद्दों को
निराकरण भी हुआ है। अभी भी आप देखिए राजस्थान में सबसे पहले जो पीओसीडब्ल्यू बोर्ड के 310 करोड़ रुपया इस कोविड महामारी के लिए सरकार को, राजस्थान सरकार को सबसे पहले देने की पहल हम लोगों ने की। हमारे लेबर मिनिस्टर टीकाराम जी जूली ने हमारे अशोक जी गहलोत के माध्यम से राजस्थान सरकार को सबसे पहले 10 करोड़ रुपए का फंड हमने इस महामारी से बचने के लिए, सबसे पहले उस बोर्ड का मैं मेंबर हूं और हमने ये पहल की है। तो जहां तक मेरा सवाल ये है, देखिए इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, चुनी हुई जो सरकारें होती है उनका काम यही है कि जनहित के काम करें, तो उसमें सबका कंट्रीब्यूशन होता है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आप लोग पार्टी के वर्कर बनते हैं, पदाधिकारी बनते हैं, जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, जो आप सोच के चलते हैं कि मैं किसी श्रमिक भाई के लिए मैं ये पॉलिसी लागू करा सकूं, मैं उनके स्ट्रगल जो है उसको भुलाना चाहता हूं, भुलाया नहीं जा सकता उस संघर्ष को, उसको कितना तवज्जो मिलता है पार्टी प्लेटफॉर्म पे, मैं वो जानना चाह रहा हूं। पार्टी के प्लेटफॉर्म पे तवज्जो इसलिए मिलता है कि कांग्रेस पार्टी मजदूर और किसानों के वोटों से ही चुन के आती है। ये दो ही समुदाय के वोटों से कांग्रेस का मतदाता जो शोषित वर्ग है, जो दलित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, वही हमारा वोट बैंक है और उसी के मैनिफेस्टो पे हम काम करते हैं और उसको पार्टी प्राथमिकता देती है। सर, किसी का संघर्ष मायने रखता है कि वोट बैंक ध्यान मायने रखता है, ये बताइए। नहीं, संघर्ष के साथ साथ वोट बैंक भी होता है, क्योंकि जनमत की ताकत होती है कि हमारा आधार कांग्रेस पार्टी वोट बैंक को ध्यान में रख के ही बनाई जाती है। सर, ये राजनीति में आज के समय में हर पार्टी जीतने की परिस्थिति के आधार पर चलती है कि हमको कैसे जीतना और कहां पर वोटों का साथ साथ हमारा सारे लोगों का समर्थन कैसे हासिल हो। तो यही हमारा जो गरीब वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, ये कांग्रेस का स्तंभ रहा है। महात्मा गांधी ने जो हमें ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना दी है, जब वल्लभ भाई पटेल ने जो हमें, जवाहरलाल नेहरू ने जो किसान और मजदूर के बारे में जो सोच दी है, उसी के अनुसार चल के हम ये काम कर रहे हैं। मैं लौटूंगा आपके पास में, मैं श्याम सुंदर शर्मा साहब के पास जाना चाहूंगा। एक सवाल मेरा इनसे है, श्याम जी, एक मैं जब बात जानना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं कि जिनका बैकग्राउंड जो रहा है वो स्ट्रगल रहा है, वो मजदूर नेता के रूप में उनकी अपनी एक पहचान रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं तो ये कह सकता हूँ कि शिवसेना जैसी पार्टी का तो स्ट्रक्चर जो है आंदोलन से खड़ा हुआ था। शिवसेना ने जो यूनियंस बनाई वहां पे फैक्ट्रियों में, उसके आधार पे उनका सबसे बड़ा एक वो बना, कद बना। बाला साहब ठाकरे खुद उसका नेतृत्व किया उन्होंने। लेकिन आज की अगर बात करें, कोई भी पार्टी अगर सत्ता में आती है या कोई जनप्रतिनिधि बन जाता है जो मजदूरों के बीच से, कामगारों के बीच से निकल करके जाता है, वास्तव में वो कितना सफल रह पाता है? कुछ आवाज वैसे उठा पाते हैं कि बस केवल हम एक पद तक पहुंचने की लालसा होती है, उसके बाद में सब चीजें वो उसमें उन खुद की इच्छाओं में मजदूरों के संघर्ष को दफन कर देते हैं? देखिए योगेंद्र जी, पहले मजदूरों के नेता अपने नहीं, खुद के लिए सुविधाओं के लिए नहीं लड़ते थे, मजदूरों की सुविधाओं के लिए लड़ते थे। उसके बाद आपने देखा भी होगा कि केरल के मुख्यमंत्री भी रहे या बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे, उनके पास कुछ भी नहीं था, सब कुछ मजदूरों के लिए काम किया, सारी चीजें की। लेकिन अब परिवर्तन आ गया है, उनके नेताओं में जो सुविधा, सुख सुविधा बढ़ गई है। अब वो पहले जैसे नेता कम रहे, पहले जैसी स्थितियां भी नहीं रही। पहले तो रोटी मांग के खाते थे और मजदूरों के घर जाकर के पेट भर लेते थे और नेता बरू कहलाते थे, उनकी आवाज दमंग होती थी। राजस्थान में भी बहुत सारे नेता हमने देखे कि वो गोलियां भी खाई और सब कुछ हुआ, लेकिन आज परिस्थितियां परिवर्तित हुई है। लेकिन मैं इस बात के लिए तो दिखेगा कि यूपीए सरकार या सोनिया गांधी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मनरेगा शुरू किया। मजदूर को गारंटी, 100 दिन की गारंटी से काम मिले। और आज के युग में जो आज कोरोना का क्रिटिकल पोजीशन चल रही है, राजस्थान में 11 लाख लोग इससे रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और केंद्र सरकार भी अब इसी के थ्रू रोजगार दे पाएगी, नहीं तो कोई स्थिति नहीं कि दे पाए। और मैं राजस्थान का एक बात बताऊं कि मुख्यमंत्री जी इस बार नहीं, उससे पहले जब शासन में हुआ करते थे, जब सीपीके मैथ्यू चीफ सेक्रेटरी होते थे, मनोहर कांत लेबर कमिश्नर होते थे, आपको याद हो, तो उन्होंने इसी लेबरों के लिए एक मजदूर फंड शुरू करा था और ये लगा था कि 1% मजदूर जो निर्माण कार्य होगा 10 लाख से अधिक बिल्डिंग का, तो 1% जमा कराएगा। शुरू में तो ऐसा हुआ था कि इसका कुछ जिससे निकलेगा नहीं निकलेगा, पैसा आएगा नहीं आएगा।
लेकिन आज मैं उन दोनों उस मनोहर कांत जी को की सोच को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने उस वक्त जो फंड क्रिएट किया था, जो 1800 करोड़ रुपया राजस्थान सरकार के पास मजदूर फंड का पड़ा हुआ है, और इस दुविधा की स्थिति में उस फंड का उपयोग किसमें किया जा सकता है? देखिएगा, उसकी बेटी का शादी होती है तो उस पर एक फंड का दे सकते हैं, पढ़ाई के लिए फंड दे सकते हैं, मजदूर के लिए दे सकते हैं, क्षेत्र के मजदूर के लिए भी है। लेकिन देखिएगा, उस फंड का उपयोग जितना होना चाहिए उतना हो नहीं पा रहा है। श्रीमाली जी अच्छी तरह जानते हैं कि जितना, एक तो रजिस्ट्रेशन जिस तरह से होना चाहिए पूरी तरीके से अभी भी मजदूर नहीं हो पाया है। पहले जितना पंजीयन हो जाना चाहिए था वो पंजीयन जितना है उतना नहीं, 30 लाख मजदूरों का पंजीयन हो पाया है, लेकिन आज भी गैर संगठित मजदूर काफी तादाद में मौजूद हैं। और मैं सब यूनियन और सारे लोगों को ऐसे मजदूरों का पंजीयन कराने में इनको मदद करनी चाहिए। राज्य सरकार तो करती है, लेकिन इसका भी दायित्व बनता है कि वो करें मदद। और वो 18 करोड़ है, थोड़ा सा करना चाहूंगा आपको। हाँ जी, बता दीजिए। श्याम जी, वैसा मैं कहना चाहूंगा इस पे कि 7 लाख मजदूरों का रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया हुआ है, उसे सरकार कर नहीं रही है। 30 लाख का रजिस्ट्रेशन, मेरे को जानकारी में 30 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, अभी उसके आधार नहीं, वो आप सही कह रहे हो, 7 लाख मजदूर। और क्योंकि श्रीमाली जी अभी भी वेटिंग कर रहा है आप भंवर जी, क्योंकि श्रीमाली जी खुद बात ये सुनिए, सरकार के इसमें सरकार को जो रूल्स बने हुए थे, श्रीमाली जी हमारे इंटक के नेता बैठे हुए, कंस्ट्रक्शन कंपनी है या एम्प्लॉयर जो है जो काम करवा रहा है उसी को शेष देना है, पैसा सरकार के पास से कुछ लगाना भी नहीं है, सरकार को तो कुछ देना ही नहीं है। देखिए, मजदूरों को जो काम इसमें सरकार कुछ नहीं देती है, सरकार तो पैसे को लेके बैठी है। देखिए योगेंद्र जी, जब पैसा फंड आ गया तो अधिकारी उस पर अधिकार जमा लेते हैं, इसलिए अधिकार नहीं जमा, मजदूरों का अधिकार है, उनको अधिक से अधिक कैसे सुविधा मिले। ये बात सही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गरीब के प्रति समर्पित है, गरीब को देना चाहते हैं, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन मजदूर को विशेष रूप से दे सकते हैं, उनके लिए फंड है, उनको कहीं मांगना नहीं है, किसी से कहीं लाना नहीं है। एक निर्णय, क्योंकि मुख्यमंत्री जी उस फंड के खुद होते हैं। और आप देखिए, लॉकडाउन की तिथि 17 मई कर दी है राजस्थान सरकार ने भी, शायद इसलिए कि स्थिति ठीक नहीं हो, और इस टाइम में मजदूर को ही सबसे ज्यादा मिलना चाहिए, सम्मान में मिलना चाहिए, उसको मजदूरी कैसे मिले, इस पे सोच निश्चित रूप से केंद्र सरकार को भी करना पड़ेगा, राजस्थान सरकार को भी पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में मजदूरी तकलीफ में है। 44 मजदूर मर गए, किस लिए मर गए? वो घर तक पहुंचना पाते थे, पहुंच नहीं पाए, उनको सुविधा जो मिलनी चाहिए थी नहीं मिल पाई, ना केंद्र सरकार दे पाई, ना अपने राज्यों की सरकार दे पाई। तो चलिए, बड़ी खबर ये भी है कि अब 17 मई तक के लॉकडाउन, और इसमें कैटेगराइज कर दिया गया है, जिस तरह की पहले से बताया जा रहा था कि रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, उसी तरह से सरकार ने 2 वीक का पहले बढ़ा दिया है। उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे, शायद उसमें होगा, लेकिन ये लॉकडाउन का फैसला पहले ही कर लिया गया। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस लौट। कोरोना से जंग है जारी, हमने की है पूरी तैयारी। घर रहकर दें आप साथ इस बार, जन टीवी निभाएगा जन सरोकार, पहुंचा रहे हैं आप तक हर खबर। जन टीवी के कोरोना वॉरियर हमेशा आपके साथ। जन टीवी, जन जन की आवाज। खबर जो कभी बताती है सच, तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास, खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से, तो कभी
व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की खबरें, देश की दिशा और दशा बदलती राजनीति की खबरें, धोखा, विश्वासघात और अपराध की खबरें, जमीन पर चमकते चांद सितारों की खबरें। हर खबर से रहिए बाखबर, हर खबर की तह तक। जन टीवी, जन जन की आवाज। जिंदगी का हर ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं मजदूर दिवस की, लेकिन इसी बीच आप जो जन टीवी की स्क्रीन पे देख रहे हैं, लॉकडाउन 2 वीक के लिए और बढ़ा दिया गया है। हालांकि इसमें कहीं को आश्चर्य की बात नहीं, मुझे लगता है पूरा मुल्क तैयार था इस बात को लेकर के कि लॉकडाउन बढ़ना तय है और निश्चित रूप से जान है तो जान है। बस इस बीच लेकिन जो एक तकलीफ की बात थी है, सरकार ने उसका भी सोल्यूशन निकाल दिया है कि जो मजदूर या प्रवासी अपने घरों लौटना चाहते हैं, सरकार उनकी व्यवस्था अब तक नहीं कर रही थी, लेकिन ट्रेनें चला करके उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचा रही है। मुझे लगता है कि एक उचित कदम कहा जा सकता है, एक बड़ी राहत कही जा सकती है। मजदूर दिवस पर उन मजदूर भाइयों को, प्रवासियों को एक बड़ा तोहफा कहा जा सकता है जो पैदल सैकड़ों किलोमीटर दूर जा रहे थे, अपने घरों को लौट रहे थे। उनका विश्वास टूट रहा था, उन्हें भरोसा जो दिलाया जाना था वह नहीं दिला पा रहे थे। लेकिन ये कह सकते हैं कि ट्रेनें चालू होने से लगता है कि एक वो सही तरीके से सुगमता के साथ अपने घरों तक पहुंच पाए। चलिए हमारे साथ एक और शख्सियत जो राजस्थान में मजदूरों के संघर्ष के लिए अपनी एक अलग पहचान बनाई, और रामदेव जी आहूजा हमारे साथ में जुड़ रहे हैं इस वक्त। ज्ञान जी हमारे जो अतिथि हैं, अलग अलग जो बैनर से जुड़े हैं, उनमें से ज्ञान जी के साथ एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो ये रहा कि वह राजस्थान विधानसभा सदस्य रहे और सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के जब रही स्थिति तो भाजपा के विधायक के रूप में उन्होंने भूमिका अदा की। ज्ञान जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बहुत संघर्ष किया आपने भी मजदूरों के लिए, लेकिन सबसे पहला तो मेरा सवाल यही है कि जब आप असेंबली में रहे, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी। कई बार आपने कहा कि हम बैनर्स को अलग अलग रहे और कोई लाल झंडे के नीचे कोई एटर, कोई इंटर, हम बीएमएस इसके लिए, लेकिन कई प्रॉब्लम हमारी ज्वाइंट होती थी और कुछ ऐसी मूलभूत जो जरूरतें होती थी वो हर मजदूर की जरूरत बैनर से हो। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप संघर्ष दिन के लिए करके विधायक तक पहुंचे
और विधायिका में जब आप बैठना शुरू किया तो अपने तरीके से उन चीजों को सरकार से मनवाने की कोशिश की, वो मनवा पाए हो, या प्रतिपक्ष में रहते वो आवाज उठाई। तो एक बाहर रहते और हाउस में रहते बड़ा अंतर होता है, वहां पे एक नीति निर्माता के रूप में देखे जाते हैं। तो कुछ इस तरह का महसूस हुआ आपको? कुछ लग रहा है कि हाँ, मजदूरों के लिए मैं संघर्ष कर पाए? ऐसा है कि मैं भारतीय मजदूर संघ का प्रदेश का संगठन का रहा और ऑल इंडिया लेवल पर 8 लेबर फेडरेशन, स्टेट लेवल पर 17 लेबर फेडरेशन का ऑफिस बेयर रहा और ILO में भी मेरा नाम गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा, जो UNO का एक संगठन है श्रमिकों का। आज 1 मई है, यह 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कहलाता है। हम लोग जो जुड़े रहे राष्ट्रवादी श्रमिकों के 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती का हम राष्ट्रीय श्रम दिवस भी मनाते हैं। और क्योंकि मजदूर क्षेत्र में लगभग 2 दशक 20 वर्ष लगभग मैंने काम किया और उसमें मुझे जो अनुभव आया, और अब जो लॉकडाउन है मैं विषय को लंबा नहीं करूंगा, अब जो लॉकडाउन है, संगठित श्रमिक जो उद्योगों में काम कर रहे हैं, जो निगम और बोर्डों में सरकारी डिपार्टमेंट में काम करते रहे, ऐसे ब्लू कार्ड लेबर, उस ब्लू कार्ड लेबर के ऊपर जो संकट आया उससे ज्यादा संकट आया है इस समय असंगठित श्रमिकों पर। असंगठित श्रमिकों में कृषि मजदूर है जो बिहार, यूपी, उड़ीसा और बंगाल से आता है। असंगठित श्रमिक जो सड़कों पर बैठे हुए मोची, नाई, धोबी और इस तरह के पंचर लगाने वाले और इस तरह का काम करने वाले, और खास करके हमारे पूर्विया जो प्रदेश है, जो पूर्विया कहलाते हैं, बिहार, यूपी, उड़ीसा, बंगाल, इनसे जो श्रमिक ठेठ गोवा, ठेठ तमिलनाडु, चेन्नई और विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा सहित कर्नाटक के उद्योगों में, गुजरात के उद्योगों में और महाराष्ट्र के उद्योगों में, राजस्थान के उद्योगों में बड़ी मात्रा में बिहार, यूपी का श्रमिक काम करता रहा, उन पर बहुत संकट आया। हालांकि हमारे देश में भामाशाह जो है, वो भामाशाह बहुत बड़ी मात्रा में उन्होंने अन्य क्षेत्र, भंडारा, खाने के पैकेट और सूखा हमारा जो आटा। ज्ञान जी, मेरा जो सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मजदूरों के प्रति निश्चित रूप से सबकी सिंपैथी है। मेरा जो सवाल है वो सवाल आपसे ये है कि आप जनप्रतिनिधि की भूमिका में रहे, बाहर आप ट्रेड यूनियन के नाते आपने संघर्ष किया, लेकिन जब हाउस में बैठे तो आपका एक अलग कद था, वहां पे मजदूरों के संघर्ष को क्या वहां पे उस प्लेटफॉर्म पे भी आपने कुछ उनके लिए सरकारों से मनवाने के लिए, उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए जो स्ट्रगल बाहर किया, अंदर कितना आपने उसे पॉजिटिव वे में देखा कि हाँ, सरकारों का रवैया बदला आपने? मेरे जो विधानसभा में हर वर्ष हम लोगों को एक MLA को 100 क्वेश्चन लगाने के लिए 60 तारांकित और 40 तारांकित क्वेश्चन, फिर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 295 और स्थगन, इसमें मेरा 80% जो केंद्रीकरण होता था, केंद्र बिंदु होता था, वो कर्मचारी श्रमिक ही होता था, और बाकी कहीं कानून व्यवस्था बिगड़ी या उन पर। तो श्रमिकों पर विधानसभा के अंदर या विधानसभा के बाहर, और आप तो शायद व्यक्तिगत रूप से भी मुझे जानते हैं, एक सफल मजदूर नेता मैं नहीं कहूंगा, मैं नेता नहीं, मैं कार्यकर्ता, मजदूर कार्यकर्ता, ट्रेड यूनियनिस्ट रहा, लेकर के उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, गंगानगर से लेकर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बाड़मेर, जैसलमेर से लेकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर के श्रमिकों के हितों के लिए संगठित या असंगठित बहुत बड़ा काम हुआ। और अलवर मेरा जो खुद गृह जिला है, हिंदुस्तान में 72 रजिस्टर्ड यूनियंस अलवर में थी और बाकी जगह भी। तो इस सारे जो काम किया उसका लाभ मिला कि मुझे गरीबों ने, दलितों ने, पिछड़ों ने, अति पिछड़ों ने और मेहनतकश मजदूरों ने, पसीना बहाने वाले लोगों ने हथेली पे उठा लिया। और मेरा जो क्षेत्र विधानसभा का रहा, रामगढ़, श्री रामगढ़, वहां बहुत बड़ी मात्रा श्रमिकों की, उससे लगे हुए उद्योग क्षेत्र MI ऑर्डिनेंस एरिया, उन्होंने मुझे हाथों में उठा लिया और कास्ट से ऊपर उठकर मुझे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार विधायक बनाया, और एक बार सिर्फ मैं 400 वोट से हारा। इसलिए श्रमिकों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस आज है, मैं इतना कहूंगा कि अब सरकार ने इस लॉकडाउन में उनकी तरफ विशेष रूप से ध्यान दिया है, माननीय मोदी जी ने, केंद्र की सरकार ने,
और बाकी स्टेट की गवर्नमेंट को भी मैं ये आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे उत्तर प्रदेश में माननीय श्रद्धेय आदित्यनाथ योगी ने 32 लाख मजदूरों को 1000 महीना पहले दिया और अभी फिर 1 महीना का देंगे, तो इनको और इनके बाकी सब सुविधाएं भी दी है केंद्र सरकार ने, राशनिंग से लेकर। और चलिए ये कह रहे हैं आप कि जहां मैनिफेस्टो में जो राजनीतिक दल, खासकर बीजेपी का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि अब तो बीएमएस से आप बीजेपी में भाजपा के पदाधिकारी भी हैं, मैनिफेस्टो में जितनी चीजें शामिल की जाती हैं, क्योंकि हमारे साथ में एक कांग्रेस के नेता भी है, इंटक के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और पीटू के नेता भी हमारे साथ में बैठे हुए हैं। मुझे ये बताइए आप कि जो मैनिफेस्टो में मजदूरों को लेकर के जो जिक्र किया जाता है, सरकारें कितना खरा उतर पाती हैं उस पर? ऐसा है कि सरकारें जो खरा उतरती हैं, जब मैनिफेस्टो बनाते हैं उस समय बड़े बड़े लुभावने नारे, लुभावनी बातें और लोभ लालच देते हैं, लेकिन जब सरकार आती है, जैसे इन्होंने बंद उद्योगों को चालू करने के लिए कांग्रेस ने हर बार घोषणा पत्र में रखा, अब कांग्रेस की सरकार है लेकिन बंद उद्योग चालू नहीं हो पाए। जयपुर मेटल, जयपुर कमानी उद्योग और मेवाड़ टेक्सटाइल सहित, अलवर में मॉडर्न सिंटैक्स, मॉडर्न शूटिंग, सो मेनी इंडस्ट्रीज। उस तरफ वोट लेने के लिए तो मजदूरों को लुभावने नारे देते हैं, लुभावनी बातें घोषणा पत्र में रखते हैं, लेकिन उस अनुरूप काम नहीं करते। और श्रमिकों को सबसे ज्यादा फैक्ट्री एक्ट ही नहीं मिलता। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत जो सुविधाएं श्रमिकों को मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिलती। और ट्रेड यूनियन, अब ट्रेड यूनियन सारी टोटल इंटक हो या आईटक हो या CITU हो और या BMS हो, ट्रेड यूनियन मूवमेंट अब कमजोर हुआ है। उसका कारण है कि ऑटोमेशन और कंप्यूटराइजेशन, माने ऑटोमेशन कंप्यूटराइजेशन के कारण श्रमिक, जो मेहनत का श्रमिक है, उसकी संख्या कम हुई है। कभी मॉडर्न सिंटैक्स में 3000 लेबर जो काम करते थे और प्रतिदिन 10 से लेकर 15 टन यार्न बनता था, धागा बनता था, PV स्टेपल। अब वो 3000 के बजाय 150 लेबर ही काम करते हैं। ऑटोमेशन कंप्यूटराइजेशन के कारण बेरोजगारी बढ़ी है। ऑटोमेशन सर वापस आ रहा हूं आपके पास में, मैं जगदीश जी के पास जाना चाहूंगा। जगदीश जी, एक सवाल मेरा ये है कि जो कड़वा सच भी है, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ये कहते हैं कि मेरे यहाँ पे यूनियन नहीं होनी चाहिए, मजदूर को खुश रहने के लिए जो हम कर सकते हैं करेंगे, लेकिन करते भी हैं वो। उनका ये कहना है कि यूनियन जैसे ही हमारे इसमें सिस्टम में घुसना शुरू होती है तो प्रोडक्शन बंद हो जाता है, स्ट्राइक शुरू कर दी जाती हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के मैनेजमेंट और मजदूरों के बीच तनाव पैदा किया जाता है। तो इंडस्ट्रीज की स्थिति बिगाड़ने में उनका ही लगता है कि जो ट्रेड यूनियंस है वो बहुत बड़ा एक अपना रोल अदा करती है। यह आरोप है उनका। योगेंद्र जी, महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल के द्वारा स्थापित राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस की स्थापना इसीलिए हुई कि दोनों को संतुलन बनाकर उद्योग भी चलता रहना चाहिए और मजदूर को भी उसका हक मिलना चाहिए। उसके आधार पर हमारी सोच के अनुसार हमने इस देश को 70 सालों में जो एक ट्रेड यूनियन आंदोलन को जो इंटक ने जो आयाम दिया है, जो पहचान दी है और मजदूर का जीवन स्तर ऊपर उठाया है, उसमें हमने टेबल टॉक, वार्ता करके मजदूरों के समाधान करने की कोशिश की है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ ट्रेड यूनियन का रवैया हिंसक हो सकता है, कोई लड़ाकू प्रवृत्ति हो सकती है, कभी कभी मैनेजमेंट के नजरिए से भी लड़ाई होती है, कहीं हठधर्मिता मैनेजमेंट अपनाता है तो ट्रेड यूनियन को सड़क पे उतरना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में मालिकों की ये सोच नहीं होनी चाहिए। मालिक को मजदूर को अपना पार्टनर समझना चाहिए कि उसकी पूंजी लगी है तो मजदूर का परिश्रम लग रहा है, और मजदूर जब परिश्रम कर रहा है तो उसको अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए बात करने का हक है। लेकिन आज के मालिक ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर यूनियन नहीं बने, हम 12 घंटे काम लें, मजदूरों का शोषण करें, हम उनको मिनिमम वेज नहीं दें और सारी सोशल सिक्योरिटी से वंचित रखें। इस सोच की वजह से ये मजदूर आंदोलन में जो उग्रता आ रही है या गतिरोध आ रहा है, उसका कारण खुद मैनेजमेंट भी इसके लिए जिम्मेदार है। जी, मैं भंवर जी के पास जाना चाहूंगा। भंवर जी, अक्सर ये कहा जाता है जो फैक्ट्री मालिक है, मैनेजमेंट है, वह चाहता है कि सीधा मैनेजमेंट और मजदूर का संबंध हो, संपर्क बना रहे,
यूनियंस बीच में नहीं आनी चाहिए। देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा कि भारत के अंदर जो एम्प्लॉयर है ना, वो मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि भारत का जो एम्प्लॉयर है ना, वो इस कदर का जी जोटवाड़ा में जाइए, मालवीय नगर में जाइए, ईएसआई नहीं करती, पीएफ नहीं करता उन लोगों का। आज भी उनको ग्रेजुएट, लेकिन अब तो रूल्स इस तरह के हैं कि आप अगर इतने लोग काम करते हैं, रजिस्टर्ड फर्म है, तो आपको पैसा काफी होगा। आज 12 घंटे उनसे काम लेके 8 घंटे का वेतन दिया जा रहा है। पीएफ ईएसआई उनकी फर्जी अकाउंट बनाते हैं। भारत के एम्प्लॉयरों के बारे में पूरी दुनिया में यह प्रसिद्ध है कि यहां का एम्प्लॉयर सोशल सिक्योरिटी भी नहीं देना चाहता अपने जी। लेकिन कानून, श्रम कानून बन गए तो काफी सख्त कानून है, सजा तक का प्रावधान उन कानूनों के बीच दिया हुआ है। तो ऐसे में क्यों लग रहा है एक एक चीज की मॉनिटरिंग होती है कि आपके यहाँ कितने मजदूर हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, किस तरह से आप देखेंगे कारखानों के अंदर 90% ठेकेदार मजदूर हो गया है, जिसकी वजह से ट्रेड यूनियन जी और मोदी जी ने अभी जो नया कानून लेके आए, 44 श्रम कानूनों को समाप्त कर रहे हैं। उन श्रम कानूनों में स्थायी मजदूर की परिभाषा ही खत्म कर दी है। अब तो उन्होंने कह दिया है कि ट्रेनी मजदूर भर्ती किया जाएगा और उसको जब चाहेंगे जब, अब तो और उससे भी आगे बढ़ गए कि अब उनको जो है प्रतिदिन के हिसाब से 2 घंटे के लिए भी नौकरी रखी जा सकती है। 8 घंटे काम देना कोई, उनको हफ्ते में 2 दिन भी बुलाया जा सकता है। 26 ये सब जो कानून मजदूर की करते हैं। अभी आप देख रहे हैं जयपुर में मजदूर सबसे ज्यादा भूखा मर रहा है इस समय। ऑटो चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, दुकान करने वाला, परचूनी की दुकान करने वाले लोगों को थोड़ा सा काम मिला है, बाकी तमाम व्यापारी वर्ग इस समय भूखा बैठा हुआ है। सरकार उनको क्या मदद कर रही है? रोटी भी जो जाती है, भोजन जा रहा है, वो हमको पता है, पूरे लोगों तक जा नहीं पा रहा है। आज इस समय कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा सफर गरीब बेरोजगार मजदूर कर रहा है, जो घर में बैठा हुआ है। और मैं आपको कहता हूं बहुत जगह महिलाएं सड़कों पर आ चुकी है, वो कह रही है गोली मार दो, आप हमें रोटी नहीं दे पा रहे हो। आज स्थिति ये बन रही है, उनके घर में खाने को नहीं है। सरकार को जो 7-7.5 हजार रुपए की हमारी मांग थी कि हर मजदूर के खाते में डाला जाना चाहिए। केवल कंस्ट्रक्शन मजदूर के पूरे देश में करीब 40,000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, लेकिन कुंडली मार के बैठी हुई स्टेट गवर्नमेंट पूरा पैसा राजस्थान में जरूर थोड़ा पैसा डाला है, लेकिन वो भी पूरे मजदूर तक नहीं पहुंचा है। आज आप देख रहे हैं राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी ने श्रम कानूनों में बदलाव करके मालिकों के पक्ष में काम किया, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उनमें वापस बदलाव नहीं किया है। इनकी भी नीति वही है कांग्रेस सरकार की, जो भारतीय जनता पार्टी करती है उसी को ये भी फॉलो अप करते हैं। आज राजस्थान में 223 रुपए न्यूनतम वेतन है। आज 223 में क्या कोई मजदूर जयपुर में बच्चे पाल सकता है? आप सोच सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पे सीआईटी की तरफ से आपने कार्यक्रम किया, उसके लिए बधाई और मजदूरों को बधाई देता हूं। समय कम है, मैं ज्ञानदेव जी आहूजा साहब क्लास में जाना चाहूंगा। ज्ञान जी, एक तो बात ये आ रही है कि श्रम कानूनों में जो बदलाव किया गया वह श्रम हित, जो श्रमिक है उनके हितों का ध्यान नहीं रखा गया, उनकी अनदेखी की गई। दूसरी बात, अभी जो एक सवाल खड़ा किया जा रहा है कि लेबर कॉन्ट्रैक्ट और इस तरह की जो बातें हैं, लेकिन श्रम कानून आ गए तो अभी क्यों फैक्ट्री मालिकों के या जो एम्प्लॉयर हैं उनके किसी तरह का डर नहीं है? अगर श्रम कानून जो है, कानूनों का डर नहीं, या फिर कानूनों में कोई लेकुना है? आप तो कोई जांच भी करने नहीं जा सकता। मोदी जी ने पाबंदी लगा दी है ना, जांच करने नहीं जा सकते। भंवर सिंह जी, समय कम है, ज्ञान जी से मेरा सवाल है। ज्ञान जी, जैसे इन्होंने बताया कि 40 कानून विलुप्त कर दिए गए हैं श्रम के, तो क्या लगता है आपको कि श्रमिकों के हितों में नहीं थे? आरोप है ये। ऐसा योगेंद्र जी, हेलो जी, आ रही है आपकी आवाज, आ रही है, बोलिए। हेलो, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। योगेंद्र जी, आवाज सुन पा रहे हैं, बोलिए आप। हेलो, आपकी आवाज आ रही है? बोलिए। आवाज आ रही है? आ रही है। ऐसा योगेंद्र जी, ये जो श्रम कानूनों की अवहेलना है, ईएसआई नहीं कर रही है, पीएफएस नहीं कर रहा है, ठेकेदार लेबर हो गया, इसमें किसकी कमजोरी है?
ये जो ट्रेड यूनियन लीडर हैं, वर्तमान में ट्रेड यूनियन में काम कर रहे हैं, मैं तो अब राजनीति में आ गया और भारतीय मजदूर संघ के विभिन्न जो दायित्व थे, पद थे, सब इस्तीफा दिया और मैं पीएफएस में भी 8 साल रहा हूँ और मैं ईएसआई कमेटी, रीजनल कमेटी में भी डायरेक्टर रहा हूँ, डायरेक्टर पीएफएस भी रहा हूँ। आप ये बताइए, जो ट्रेड यूनियन लीडर हैं उनकी कमजोरी ही है ना, उनकी कमजोरी के कारण से श्रमिकों का पीएफएस नहीं कट रहा, ईएसआई नहीं कट रहा, ठेकेदार लेबर हो गया। और सरकारों पर दोष तो बाद में दीजिए, पहले अपनी कमजोरी तो हम लोग देखें, अपन अपने में झांक के देखें कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट टोटल कमजोर हो गया है और ट्रेड यूनियन मूवमेंट कमजोर होने के कारण से ये ठेकेदार लेबर, ईएसआई नहीं कटना, पीएफएस हमारे टाइम में और इंडस्ट्री को घेर करके बैठते थे, ईएसआई कटवाते थे, पीएफएस कटवाते थे। 10% ठेकेदार लेबर होता था, 90% परमानेंट लेबर होता था और आज 90% परमानेंट और ठेकेदार लेबर हो गया और 10% और परमानेंट हो गया। और तो और सरकारों ने भी संविदा कर्मचारी के नाम पे गला घोटा है। 6,000 रुपए में मिनिमम वेज भी नहीं दे रहे, 6,000 रुपए में संविदा कर्मचारी हैं। अब इन कर्मचारियों का, असंगठित श्रमिकों का, अरे जो उद्योगों में उनकी यूनियन नहीं चला पा रहे हैं आज के लेबर लीडर, और असंगठित श्रमिकों का सड़क पे बैठा हुआ धोबी, नाई, मोची, बेचारा कुम्हार, बेचारा पेंशन निकालने वाला, दुकानों पे काम करने वाला, सभी दुकानों पर इनकी यूनियन चलाना, असंगठित श्रमिक की चलाना तो बहुत बड़ी बात है। जो संगठित श्रमिकों के फैक्ट्रियां हैं उनमें भी आंदोलन नहीं चला पा रहे हैं। सब तरह से फेल हो गया वर्तमान में ट्रेड यूनियन। और मैं समझता हूं, मैंने सभी के लिए कहा है और खास करके मैं किसी व्यक्तिगत बुराई नहीं करता, जो कांग्रेस से संबंधित यूनियन है आईएनटीयूसी, ये तो बटर ब्रेड की और दाल फ्राई की यूनियन हम लोग मानते थे, टैक्सी वाले, बीएमएस वाले। अब उनकी स्थिति और बिगड़ी है। सरकार की खुशामद करके ट्रेड यूनियन नहीं चलेगा, किसी सरकार की सिफारिश से लेबर लीडर नहीं चलेगा। एम्प्लॉयर मैनेजमेंट को ठीक करने के लिए आपको पसीना बहाना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। मजदूर अब भी तैयार है, लेकिन आप टेबल के नीचे से हाथ देख करके मालिकों से, मैनेजमेंट से, एम्प्लॉयर से सेटिंग करेंगे तो कैसे ठेकेदारी खत्म होगी, कैसे ईएसआई पीएफएस चालू होगा, कैसे आप लोग मजदूरों को न्याय दिला पाएंगे। आप मजदूरों को न्याय नहीं दिला पाते, इसका कारण ये ट्रेड यूनियन की कमजोरी है, ट्रेड यूनियन लीडर की कमजोरी है, ट्रेड यूनियन लीडर की कमजोरी है। ट्रेड यूनियन लीडर अब दम नहीं दिखाएं, मैं उनका साथ देने के लिए तैयार हूँ। और ट्रेड यूनियन के लीडर और पीएफ लोगों को लोन नहीं मिल रहा, ईएसआई से लोन नहीं मिल रहा, लोन नहीं मिल रहा। अपना पैसा जो जमा है पीएफएस में भविष्य निधि स्कीम के कार्यालय पर, वो पैसा टाइम पर नहीं मिल रहा। कोई लेबर लीडर जाकर के वहां देखता नहीं है। मैं वहां जब जाता हूँ कमिश्नर से बात करता हूँ, आज भी मैं जाता हूँ कमिश्नर से बात करता हूँ तो कहते हैं आप पीछे इतना पीछा करते हो, कोई पीछा नहीं करता। इसलिए मेरा कहना है ट्रेड यूनियन लीडरों, मजदूर नेताओं, अपने कमजोरी पे दूर करो, अपने हाथ झाँक करके देखो। आप दोबारा संविदा कर्मचारियों को संभालो, संविदा मजदूरों को संभालो, आप असंगठित क्षेत्रों को संभालो, आप कृषि मजदूरों को संभालो, आप बेचारे दर्जी, धोबी, नाई और मोची को संभालो, आप संभालो दुकानों पे काम करने वालों को। आप संघर्ष करना, पसीना बहाना भूल गए। बटर ब्रेड खाने से और दाल फ्राई खाने से, मालिकों के साथ टेबल के नीचे हाथ देने से मजदूरी नहीं चलेगी, मजदूर नेता नहीं चलेंगे। इसलिए मेरा कृपा करके, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, व्यक्तिगत आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ट्रेड यूनियन कमजोर हुआ है, ट्रेड यूनियन कमजोर हुआ है। उस ट्रेड यूनियन को ठीक करने के लिए एक बार सब मिलकर के संघर्ष करें और मैं उसके लिए सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। समय कम है, मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा आप लोगों को। समय कम है, मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा। तो कुल मिलाकर के इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, आवश्यकता विस्तार की जरूरत है। समय के साथ में चीजें बदली हैं, आज आईटी का युग है, मजदूर उस युग में भी उसी तरह से काम कर रहे हैं। कभी हाथ से काम होता था, कभी मशीन, फिर उसके बाद में आज आईटी से संचालित मशीनें, वह भी सब श्रम के हिसाब से काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, विकसित राष्ट्र हो चाहे विकासशील राष्ट्र हो या फिर कोई भी संघर्ष हो, मजदूर उसके बीच में खड़ा होता है। मजदूर उसके लिए निश्चित रूप से एक मजबूत कड़ी होती है, एक मेहनत का एक प्लेटफॉर्म वो मजदूर ही उपलब्ध कराता है। लेकिन कुछ चीजें बात सही है श्याम सुंदर जी, जो उन्होंने कहा कि आज मजदूर आंदोलन ही लुप्त होते जा रहे हैं। कोई तो ऐसी वजह, ज्ञानदेव जी आहूजा ने जो बात उठाई है, अब मजदूर आंदोलन कम हो रहे हैं।
लुप्त हो योगेंद्र रहे जी, हैं। मजदूरों की गलती नहीं है। मजदूर आज भी आंदोलन करना चाहता है, मजदूर आज भी संगठित होने के लिए तैयार है, मजदूर आज भी पसीना बहाने के लिए तैयार है, पर मजदूर नेताओं की कमी है, ट्रेड यूनियन लीडर्स की कमी है, ट्रेड यूनियन की कमी है। उसकी कमजोरी को दूर करे। मेरा जो सहयोगता है वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं किसी की व्यक्तिगत बुराई नहीं कर रहा। तो खास खबर में हमने मजदूरों की इस पीड़ा को उठाया, मजदूर राजनीति को भी बीच में लाने की कोशिश की, हमने वह सब पहलू छूने की कोशिश की जो आप सुनना चाहते थे। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।